हेलो एवरीवन, मैं हूं एडवोकेट राहुल मिश्रा और आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ ऐसी गलतफहमियां जो जनरली हस्बैंड्स अपने दिमाग में बटा के रखे हुए हैं और हस्बैंड्स के फैमिली वाले भी यानी कि पति पक्ष वाले भी अपने दिमागों में बिठा के रखे हैं कुछ गलतफहमियों को जिनको निकालना बहुत ज़रूरी है। आज मैं वही आप लोगों से डिस्कशन करूँगा, लेकिन उससे पहले हर बार की तरह मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं या पहली बार आ रहे हैं, अभी तक आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। साथ ही साथ एक हम्बल रिक्वेस्ट और है, अगर आप मुझसे पर्सनली बात करना चाहते हो या मिलना चाहते हो लखनऊ, दिल्ली, इलाहाबाद में, तो अपनी अपॉइंटमेंट शेड्यूल कराकर आप मुझसे मिल सकते हो। नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डायरेक्ट कॉल कतई ना करिएगा। मीटिंग के लिए, लीगल एडवाइस के लिए डेफिनेटली मैं चार्ज करता हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं, खुल के बोलता हूँ मैं। चलिए वीडियो स्टार्ट करते। देखिए, पति पक्ष को गलतफहमियां बहुत सारी होती हैं और उन गलतफहमियों में से जो टॉप की कुछ गलतफहमियों को मैंने शॉर्टलिस्ट कर रखा, मैं वही आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहली गलतफहमी क्या है, पति ने का कहना क्या होता है कि हमने कभी दहेज मांगा ही नहीं है। इनके पास कोई एविडेंस नहीं है दहेज के, ना अकाउंट में पैसा आया है, ना कोई चेक दिया है, ना कैश लेने का कोई एविडेंस है, तो हमारे ऊपर दहेज का मुकदमा तो लग ही नहीं सकता। भाई साहब, 376 का मुकदमा आपने सुना है? लड़की मिली भी नहीं होती, ओरल टेस्टिमनी की बेसिस पर जाकर एफआईआर लिखा देती, लड़के के ऊपर एफआईआर लिख जाती है, लड़का जेल चला जाता है। देखा है ना? उसी तरीके से 498 हो या दहेज का मुकदमा हो, वाइफ सिंपल सी बात है, जाएगी पुलिस स्टेशन में तहरीर देगी और उसकी एफआईआर रजिस्टर हो जाएगी और आपको पुलिस स्टेशन से समन आ जाएगा। आपने मांगा है या नहीं मांगा है, वो मैटर ऑफ द ट्रायल है, उसको आप ट्रायल में बताएंगे। वो प्रूफ होगा कि नहीं प्रूफ होगा, उनकी पिटीशन अलाउ होगी या नहीं अलाउ होगी, वो कोर्ट बताएगा। लेकिन अल्टीमेटली आपके ऊपर एफआईआर तो हो जाएगी ना, पुलिस पार्टी का हैरेसमेंट तो स्टार्ट हो जाएगा। दूसरी चीज़ क्या होती है, पति कहता है मैंने कभी हाथ उठाया नहीं, उसके पास कोई सबूत नहीं है। कोई सबूत नहीं है, कोई बात नहीं, हाथ उठाया नहीं उठाया, पत्नी जाके फिर वही मैं बोलूँगा तहरीर दे दी, उसने एप्लीकेशन दे दी, 323 का मुकदमा आपके ऊपर दर्ज हो जाएगा। हो सकता है आपके परिवार वालों के ऊपर भी इस तरीके से एफआईआर रजिस्टर हो जाए। और कई मामले मेरे पास ऐसे हैं जिसमें एक खरोच नहीं है बॉडी पर कोई इंजरी नहीं है, लेकिन 307 बना हुआ है। 307 किस आधार पर बना है कि मेरी गर्दन पकड़ के दबाने की कोशिश करी। अब बताइए, कोई इंजरी नहीं आई, 6 महीने बाद एफआईआर लिखाई। अब जो तीसरी चीज़, सबसे बड़ी चीज़, पति कहता मैंने उसके साथ जितने हसीन पल बिताए, यानी कि उसको हनीमून पे लेके गया, घुमाने टहलाने ले गया, बर्थडे एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया, सारे के सारे एविडेंसेस मेरे पास है, मैं पुलिस को दे दूंगा, वो एफआईआर मेरे ऊपर नहीं लिखने वाले हैं। ये फिर गलतफहमी है। आपके पास ये एविडेंसेस हैं वो ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर को कोई नहीं रोक सकता, कोई इस तरीके का एविडेंस नहीं रोक सकता। वो सिर्फ लड़की की ओरल टेस्टिमनी, ओरल बात पर जो उसने जाके कह दी पुलिस स्टेशन में, तहरीर दे दी, उस बेसिस पर आपके ऊपर ये एफआईआर रजिस्टर हो जाने वाली है। उसके बाद पति कहता है कि पत्नी को मेरे गए हुए 1 साल हो गए, 1.5 साल हो गए, वो एफआईआर नहीं लिखा सकती। ऐसा कुछ नहीं होता। कई एफआईआर 2-2, 2.5, 3-3 साल बाद आती हैं। आप देखते हो एफआईआर रजिस्टर हो जाती है, उसके बाद वहाँ से अरेस्टमेंट स्टार्ट हो जाता है। अब अगली चीज़ क्या होता है, पति ये सोचता है कि मेरे पेरेंट्स तो मेरे साथ रहते नहीं, तो मेरे पेरेंट्स का नाम कैसे लिख जाएगा। कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स आपके इंडिया में रह रहे हो और आप यूएस में रह रहे हो, उसके बाद आपकी वाइफ इंडिया लौट के चली जाती है और उसके केसेस लिखा देती है जिसने कभी आपके माता पिता के साथ रहा ही नहीं है, लेकिन उनका नाम भी उस एफआईआर में होता है और उनके ऊपर भी एफआईआर लिखती है। चार्जेस, सेक्शन, धाराएं सब वही उनके ऊपर लगती हैं जो आपके ऊपर लगी होती हैं। तो ये गलतफहमी भी अपने मनोमस्तिष्क से आप निकाल दीजिए। अगली चीज़ उसमें मैंने क्या लिखी हुई है अपने शॉर्ट नोट में कि पेरेंट्स का, चलो ठीक है, क्लियर हो गया। मेंटेनेंस की बात करें तो देखिए, हस्बैंड मेंटेनेंस के कंडीशन में क्या सोचते हैं कि अपनी हम लायबिलिटी ज़्यादा दिखा देंगे कि हमारे पेरेंट्स का मेडिसिन होता है, हमारा इतना लोन चलता है और ये सारी चीज़ें हमारी हो रही हैं, मेरी इतनी ईएमआई जा रही है, मेरा अपना पर्सनल खर्चा है, जितनी ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट कर लूँगा मेरे को मेंटेनेंस उतना कम देना पड़ेगा। तो प्रैक्टिकली कोर्ट इन सब चीज़ों को कंसिडरेशन में नहीं लेता है। 20 से 25% के अराउंड वो जनरली वाइफ के अगेंस्ट मेंटेनेंस, वाइफ के फेवर में मेंटेनेंस बांध ही देता है। तो हस्बैंड के अगेंस्ट डिसीजन दे ही देता है। एटलीस्ट इंटरिम मेंटेनेंस तो कोर्ट बांध ही देती है। आप देखते ही हो, कोर्ट ने भी, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली अपने एक जजमेंट में कहा, हस्बैंड कुछ करे या ना करे, अगर फिजिकली फिट है तो फिजिकल लेबर करके वाइफ को पैसा दे। अब वाइफ को पैसा देना लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हस्बैंड बताया गया, लेकिन वाइफ की मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में कोई बात नहीं करी गई कि वो अपने पति का ध्यान रखे, उसके परिवार वालों का ध्यान रखे। इसकी कोई बात नहीं करता। हमारा समाज जो है कहने को पुरुषवादी है, लेकिन एक्चुअल में लीगली हम देखें तो हम हैंडीकैप्ड हो चुके हैं, लीगली हम दिव्यांग हो चुके हैं, सच में। खैर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, अगली चीज़, कहते हैं कि डीवी कैसे होगा, कभी घरेलू हिंसा करी नहीं, हो जाता है। देखा है आपने,
कभी नहीं मारा तो FIR हो गई, डोमेस्टिक वायलेंस क्यों नहीं हो जाएगा? उसी तहरीर के बेसिस पे DV डोमेस्टिक वायलेंस का मुकदमा भी आपके अगेंस्ट दर्ज हो जाने वाला है। अब कहेंगे अडल्टरी में वाइफ है तो मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, अगर वाइफ के एविडेंसेस भी हैं कुछ एडल्टरी में रहने के, तब भी आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। पढ़िएगा, देखिएगा उस चीज़ को। तो मेंटेनेंस तो अल्टीमेटली हस्बैंड के अगेंस्ट जाना ही जाना होता है, ठीक है। बीबी हाईली क्वालिफाइड है, मेंटेनेंस नहीं देंगे, देना पड़ता है। देखते हैं, अच्छे से पढ़ी लिखी औरत को भी मेंटेनेंस देना पड़ता है, जो खुद का घर चला सकती है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बेहतर है, BTech है, MTech है, BDS है, फिर भी मेंटेनेंस हस्बैंड को देना पड़ रहा है। सैलरी डिफरेंस अगर ज़्यादा है, मान लीजिए आपकी वाइफ वर्किंग है, वो 20,000 पा रही है, आप 2 लाख पा रहे हो, तो सैलरी डिफरेंस अगर ज़्यादा है तब भी आपको अपनी वाइफ को मेंटेनेंस देना पड़ेगा, भले वो वर्किंग है। तो कुछ चीज़ें जो कन्फ्यूज़न है उनको दूर कर लीजिए, ठीक है। कोशिश करता है आदमी लड़ने के लिए। उसके बाद आप कहते हो पत्नी अपने मर्जी से मेरा घर छोड़ के मायके चली गई हैं और 125,000 की एप्लीकेशन मूव करके मैं उसको मेंटेनेंस नहीं दूंगा। कहना आसान है, लेकिन कोर्ट में प्रूफ करना रियली टफ है। कोर्ट कहे कि वो तो ट्रायल का विषय है, अपनी मर्जी से गई है कि नहीं गई है, लेकिन अभी आप तो मेंटेनेंस दीजिए। फिर फंस गए आप, मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप हस्बैंड हो तो आपके लिए काफ़ी है, आप पति हो भाई साहब, आपको झेलना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद क्या सोचते हैं कि माता पिता का घर है मेरे, उनके नाम पर है, मैं उनको घर से निकाल दूंगा। लेकिन DV एक्ट क्या कहता है? मैट्रिमोनियल हाउस है उसका, वो रेजिडेंशियल राइट उसमें क्लेम कर सकती है। इसलिए मैं कहता हूँ सीनियर सिटीजन एक्ट में चले जाइए, स्टे ले लीजिए उस पर। अब आप कहते हो कि फिजिकल रिलेशनशिप बना नहीं है और मैं जो है इसको तलाक दे दूंगा, सॉरी नल एंड वॉइड करा दूंगा केस। लेकिन क्या ये आसान है? प्रूफ कैसे करोगे? तो यहाँ पर जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो एकदम प्रैक्टिकल बात है। अब आप हो सकता है कमेंट में आर्ग्यूमेंट करें, मुझसे लड़ाई करने की कोशिश करेंगे, सर आप बोल क्या रहे हो। लेकिन जब आपको अपने केस के फैक्ट इस तरीके से पता होंगे, 90% नहीं होती हैं चीज़ें आपकी सॉल्व नहीं होती एज इट इज़, ऐसे मैंने बोला ऐसे रहे, लेकिन 10% सॉल्व होती जब आप लड़ते हो, लड़ने का तरीका जान जाते हो। यहाँ पर तरीका जानने की ज़रूरत है कि आपको लड़ना कैसे है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि सर देखिए आप कहते हो एक तरफ की जो है अपना लैंड वाइड फाइल कर दो या ये कर दो वो कर दो। करने का तरीका होता है, उसको अप्रोप्रिएट तरीके से करोगे। कुछ लोग सिर्फ सलाह लेते रह जाते हैं, उसको एग्जीक्यूट नहीं करते। कुछ लोग 100 लोगों से सलाह लेते हैं, कुछ लोग अननेसेसरी का फ़ोन करते हैं कि भाई साहब हम जो है सजेशन दे दो। क्यों मुफ्त में सजेशन देंगे भाई? आप हमारे रिश्तेदार थोड़ी नहीं लगते हो, आपको हम रोज़ 2 घंटा देंगे बैठ के। इफ़ यू विल पे फीस तब हम डेफिनेटली बात करने वाले। खैर वो मुद्दा अलग का है। मुद्दा यहाँ पर यह है कि जब भी आपको ऐसी सिचुएशन दिखने लगे और आपको लगे कि फॉल्स केसेस आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, एप्रीहेंशन हो जाए कि झूठे मुकदमे वाइफ लिखा सकती है, जब वो लगातार मरने की धमकियाँ दे, झूठे मुकदमे लिखा देने की धमकियाँ दे, सुसाइड करके नाम लिख देने की धमकियाँ दे, पैसा नहीं दोगे तो ये कर दूंगी करने की धमकियाँ दे, तो उस कंडीशन में डरिए मत। सेक्शन 39 हर चीज़ का तोड़ है। सेक्शन 39 CRPC इन्फॉर्मेटरी पिटीशन, उसको ऑनरेबल CGM साहब के यहाँ सबमिट कर दीजिए। उसमें अपोजिट पार्टी को यानी कि आपकी पत्नी को और उसके परिवार वालों को नोटिस नहीं जाएगी, आपकी एप्लीकेशन ऑन रिकॉर्ड आ जाएगी, सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, वो अपने पास रखे रहिए। जब भी ये फर्जी मुकदमे इस तरीके की लिखा है तो कोर्ट को दे दीजिए, देख लीजिए भैया हम पहले सूचना दे चुके थे, झूठे मुकदमे लिखा के फंसा सकती हूँ। वही आपके बचने का सबसे सूटेबल तरीका जो मुझे लगता है कि बिना नोटिस के अगर SP वगैरह के यहाँ एप्लीकेशन देंगे, थाने पे देंगे, तो थाने वाले वसूलने के लिए जर्नली जो होता है, आई एम नॉट ब्लेमिंग एवरी पुलिस ऑफिसर, लेकिन कुछ लोग बुला लेते हैं पैसा वसूलने के लिए, तो आप उल्टा फंस जाओगे। इसलिए CGM साहब के यहाँ सेक्शन 39 की इन्फॉर्मेटरी पिटीशन डालो और अपने आप को बचाओ, ठीक है। और इन्फॉर्मेटरी पिटीशन बनाने में अगर कोई इशू आ रहा है, बन नहीं पा रही, इशू आ रहा है आपके यहाँ, तो बताइएगा, मैं बनवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई है। अगर पसंद आई है तो फेसबुक का पेज है मेरा, उसको फॉलो करिए, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए, ट्विटर पर भी फॉलो करिए। लिंक आपको सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। वहाँ पर मैं अपने प्राइवेट फ़ोटोज़, पर्सनल फ़ोटोग्राफ्स मतलब जो है वो डालता हूँ। वहाँ पर 1-to-1 इंटरेक्शन करता हूँ, आपके क्वेश्चंस के जवाब देता हूँ और आप मुझसे वहाँ संपर्क कर सकते हो। लाइफ टाइम वहाँ पर आप मुझसे जुड़े रह सकते हैं। नंबर खैर व्हाट्सएप का मैंने दे रखा है, कोई भी प्रॉब्लम हो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, बट फीस एप्लीकेबल है उसके लिए डेफिनेटली। थैंक यू सो मच, जय हिंद।